Hello students, so today we are discussing the NEET 2022 biology paper from question number 151 to 200. ये जूलॉजी सेगमेंट था आपका एंड जो कोड हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला कोड था S3 कोड जिसका हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं. लाइव सॉल्यूशंस में आपने सारा देखा ही है. वी हैव डन लाइव स्ट्रीमिंग फॉर द ऑल क्वेश्चंस. हमने लाइव सॉल्यूशन आपके सामने किए थे. दिस इज नाउ रिकॉर्डेड वर्जन, बेटर क्लैरिटी के लिए, बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, और आप अच्छे से समझ सकते हैं जब एनालिसिस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन में क्या आंसर था, क्यों जाना चाहिए, क्या एरर रह सकती है. तो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 151. Which of the following statements are true for the spermatogenesis but do not hold true for the oogenesis? इस क्वेश्चन में हमें करना ये था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, तो हमें ऐसे स्टेटमेंट ढूंढने हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ट्रू है बट oogenesis के लिए एट द सेम टाइम वो ट्रू नहीं है. तो हियर इज द ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर ए. It result in the formation of haploid gamete. This is true for both of the situation. oogenesis के लिए भी सही है, spermatogenesis के लिए भी सही है. ये अपने क्वेश्चन का आंसर इस केस में नहीं होगा क्योंकि हमें ढूंढना वो है जो spermatogenesis के लिए सही है पर oogenesis के लिए नहीं है. स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ गेमीट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस. इस ऑप्शन में कई लोगों को कंफ्यूजन रहा है कि ओवम का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो पहले ही हो जाता है, वो बाद में बनता है. बट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ओवम को हम ओवम कहते कब है, कंप्लीट गैमीटोजेनेसिस होता कब है, जब वो स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और जब वो मियोसिस 2 अपना कंप्लीट करता है, सेकंड पोलर बॉडी रिलीज करता है, तभी जाकर वो डिफरेंशिएट हो पाता है. एंड सेम गोज विद द स्पर्म 2 कि स्पर्म में भी जब मियोसिस कंप्लीट होगा तभी उसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा एक्चुअल गेमीट की फॉर्म में. तो ये स्टेटमेंट भी दोनों के लिए ट्रू है. अगला ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑप्शन देखते हैं सी. मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन. अब जब यहाँ पे देखोगे कि मियोसिस कंटिन्यूअसली होता है तो ये नहीं होता बिकॉज ओवम में oogenesis में एक पॉज आता है जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में आ जाता है. देन इट कंटिन्यूज अगेन विद द प्यूबर्टी. तो ये स्टेटमेंट ऐसा है जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए सही है. यहाँ सही लगाने का मतलब क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ये ट्रूथ है, oogenesis के लिए ये नहीं है. अगला ऑप्शन पढ़ते हैं. इट इज कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं. ये दोनों के लिए ट्रूथ है क्योंकि दोनों ही हार्मोन है जो दोनों ही प्रोसेस पे काम करते हैं. ऑप्शन नंबर ई. इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी. दिस इज रॉन्ग फॉर oogenesis बिकॉज ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है. तो आपके पास गलत ऑप्शन कौन कौन से थे, मतलब जो oogenesis के लिए ट्रू नहीं थे? एक तो ये था और एक ये था. तो हियर द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज 3 यानी सी एंड ई. स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है बट oogenesis के लिए ये सही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Have you come to question number 152. आपके पास दो स्टेटमेंट है और आपको उनमें से ये बताना है कि कौन से सही है कौन सा गलत है. पढ़ते हैं स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज हम जानते हैं कि फैट मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होने के लिए बाइल से उन्हें कोट करना पड़ता है और अगर बाइल से कोट करना पड़ता है तो उनका साइज बड़ा हो जाता है जो कि कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते डायरेक्टली, तो हम उन्हें लैक्टियल में एब्जॉर्ब करते हैं. अगला पढ़ते हैं. Specialized lymphatic capillaries are called lacteal, carry the chylomicron into lymphatic vessel and ultimately into blood. Here the concept जो कि पहले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हो सकता था कि क्या है वो जो लिम्फेटिक्स होती हैं जिन्हें लैक्टियल कहते हैं वो काइलोमाइक्रोन कैरी करती हैं जो ब्लड में मिल जाते हैं. इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों स्टेटमेंट सही है जो कि फैट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन बताते हैं. तो यहां पे जो हम ऑप्शन चूज करेंगे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट और करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं. ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड द हेल्दियर फैट इज कॉल्ड. मतलब आप कर क्या रहे हो, आप ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो जिसमें आपने मिनरल्स की वैल्यू, न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ा दी है, एनरिच कर दी है. और अगर ऐसी कोई क्रॉप बनाना जिसमें कि न्यूट्रिएंट वैल्यू हाई हो उसे हम क्या कहते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर 1, बायोफोर्टिफिकेशन, एंड दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन. आगे बढ़ते हैं. इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन gets mutated and its product cannot bind the inducer molecule.
इन अ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज व्हाट विल बी द आउटकम। आप जानते हो कि आई जीन म्यूटेट हो गया है और ऐसे म्यूटेट हो गया है कि अब जो इंड्यूसर है वो आई जीन से बाइंड नहीं हो सकता, और जब तक आई जीन से इंड्यूसर बाइंड नहीं होगा वो स्ट्रक्चरल जीन को कमांड नहीं देगा, स्ट्रक्चरल जीन को कमांड नहीं देगा तब तक उनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो अब क्या है, यहां पे लैक्टोज आपने मीडियम में डाल दिया, इट बिहेव्स लाइक इंड्यूसर बट वो अपने आई जीन से बाइंड नहीं हो सकता बिकॉज इट गॉट म्यूटेट। तो अब जब वो म्यूटेट हो गया तो ये बाइंड नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या बोलोगे कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे। तो ये पॉसिबल आउटकम होगा इसका कि स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और लैक ऑपेरॉन वर्क नहीं करेगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर 1। हियर द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिबल कॉलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने लाइव में भी ये चीज डिस्कस की थी, मेंशन भी किया था, यहां आप दोबारा देख सकते हैं। हमें ये देखना है कि बोन्स ऑफ वर्टिबल कॉलम के बीच में क्या प्रेजेंट है, और आपको पता है कि उनके बीच में प्रेजेंट होती है इंटरवर्टिबल डिस्क। ठीक है, ये कहीं ऑप्शन में नहीं था, इंस्टेड ऑफ दिस ऑप्शन में क्या था, इंटरकैलेटेड डिस्क। और इंटरकैलेटेड डिस्क से आपका कंफ्यूजन अगर हो सकता है या कई लोगों ने जल्दीबाजी में टिक कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द फीचर ऑफ कार्डियक मसल। अब इंटरवर्टिबल डिस्क जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो कार्टिलेज की बनी होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, तो इट इज एक्चुअली कार्टिलेज। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, अगेन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। Autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognize its own cell as a foreign body. This is the definition of autoimmune disorders. तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Rheumatoid arthritis is a condition where the body does not attack self cell, और यही चीज ही गलत हो गई, बिकॉज आपको पता है आर्थराइटिस के कई वर्जन होते हैं, उनमें से जो रूमेटॉइड वर्जन होता है उसमें आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, एंड इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर डज बॉडी डज नॉट अटैक। एक्चुअली क्या होता है, डज अटैक या अटैक्स ऑन द सेल्फ सेल ऑफ द बॉडी। इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही है एंड 2 रॉन्ग है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर 1। अगेन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, कि लाइफ के किस स्टेज पे oogenesis इनिशिएट होता है। तो यहां अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर क्या जाएगा इसके लिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, या फिर आप बोलोगे एम्ब्रियोनिक लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। हमें माइटोसिस के बारे में बताना है कि क्या गलत है। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे वन बाय वन। तो क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टीलोफेज, सही स्टेटमेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर अकर्स इन एनाफेज, सही स्टेटमेंट है। आगे देखेंगे, ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, सही स्टेटमेंट है, बिकॉज मेटाफेज पे मेटाफेज प्लेट बनती है। एंड अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत होने का रीजन ये है बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर, दे आर अटैच्ड विद द काइनेटोकोर। इसलिए ये ऑप्शन गलत है और हमें चूज करना था रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 158 का आंसर इसलिए जाता है ऑप्शन नंबर 4। अगेन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पता है कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जो जहां है उसे वहीं पे हम सपोर्ट करते हैं या वहीं पे हम कंजर्व करके रखते हैं, लाइक जंगल में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, इन सब जगह हम उनको कवर करके कंजर्व करके रखते हैं। आप ऑप्शन देखेंगे तो एनसीईआरटी में अगर आप इन सीटू कंजर्वेशन का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा ये जो लाइन है, कई जगह आपको हो सकता है आंसर ये डिस्प्ले हो रहा होगा, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एट द होल इकोसिस्टम। ये होल इकोसिस्टम नहीं हो सकता, बिकॉज एनसीईआरटी क्लियरली इस लाइन को मेंशन करती है कि होल इकोसिस्टम को कंजर्व कर पाना फिजिबल नहीं है। इसीलिए ये स्टेटमेंट डायरेक्टली गलत हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी इस चीज को डिनाई करती है। तो उनमें क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है ऐसी स्पीसीज जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे है, उन्हें हम इन सीटू कंजर्व करना प्रेफर करते हैं। और हमें यहां ये डेफिनेशन नहीं बतानी थी, हमें ये बताना था इन सीटू के बारे में क्या रेफरेंस है या क्या सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एज पर द एनसीईआरटी पैराग्राफ और एनसीईआरटी line, it conserve only high risk species out of all of these 4। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर गया है ऑप्शन नंबर 4।
आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सिक्रीशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। हमें यह बताना था कि सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन का क्या फंक्शन नहीं है। आपको पता है कि सलाइवा कई सारे एंजाइम कंटेन करता है, लाइक बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ लाइपेज, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइलिन दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, और कुछ लाइसोसोमल एंजाइम्स भी वो कैरी करता है। उन सबके क्या फंक्शन है देखते हैं। तो पहला लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, दैट इज द एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ म्यूकोसा म्यूकस, तो वो है ही इसमें, वाटर कंटेंट भी उसमें होता है। आगे देखते हैं डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड। अगर आपने इसकी डाइजेशन इक्वेशन देखी हो तो क्या होता है कि यहां आपके पास होता है स्टार्च, और जिसको हम टाइलिन एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में, एंड माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, और स्टार्च क्या है, दिस इज अ पॉलीसैकेराइड। तो एक्चुअली what saliva is doing the digestion of polysaccharide or the complex into the disaccharide, और यहां पे दे रखा है digestion of disaccharide and this is wrong। और आगे आप आगे देखेंगे तो digestion of complex carbohydrate, ये इक्वेशन से आपको बिल्कुल सही समझ में आता है। हमने पूछा था फंक्शन नहीं है, तो क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। तो 160 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगेन इस पेपर में ध्यान देने वाली बात यह थी कि इस बार एनटीए ने क्या करा है, एम्स का पुराना पैटर्न एक्वायर कर लिया है। यहां पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, मतलब जो आपकी एक ट्रेंड चला आ रहा था कि एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लो, वन वर्ड वाले आंसर आ जाएंगे, डेफिनेशन वाले आंसर आ जाएंगे, इस बार पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। एंड इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से ये पेपर इस बार टफ था, लेंदी था, और आपको ज्यादा टाइम इस पेपर में लगा। ठीक है, तो अब हम ध्यान से पढ़ते हैं दो स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट नंबर 1 है, उसको असर्शन कहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दूसरा है या नहीं है हमें देखना है। तो असर्शन 1 पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, दिस इज ट्रू। ठीक है, सही बात है। रीजन देखते हैं इसका, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। नाउ हियर इज अ मिस्टेक, आप देखोगे इंक्रीज्ड लेवल, और आपको क्लियरली पता है कि ईस्ट्रोजन इज द ओनली हार्मोन दैट वर्क्स एज अ मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक सर्टेन लेवल होना ही डिसाइड करता है बोन हेल्थ कैसी होगी। एंड हम हमेशा देखते हैं जब ईस्ट्रोजन लेवल फॉल हो जाता है, लाइक में आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल्स, उनमें बोन डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ये हार्मोन कम है। यहां इन्होंने क्या बोला, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, assertion is correct but reason is not correct। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन was ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन, और ये यहीं पे गलत हो गया क्योंकि ये क्लॉट किसके बनते हैं, फिब्रिन थ्रेड्स के बनते हैं। आगे देखते हैं, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, ये बात आपको पता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड हम किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो आंसर इज 2 फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रोप्लाज्मा का डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज में होता है, और अगर किसी भी फिल्टर से कोई भी पार्टिकल पास होगा तो वो कब पास होगा, जब उसका डायमीटर इस फिल्टर के पोर के साइज के या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा। एंड माइक्रोप्लाज्मा का डायमीटर इतना ही होता है, इसी रेंज में होता है, माइक्रोमीटर के रेंज में होता है, तो ये पास हो सकता है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, और ये चीज यहीं गलत हो गई क्योंकि आपको पता है माइकोप्लाज्मास आर बैक्टीरिया, दोज आर लैकिंग सेल वॉल, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया इन्हें कहा जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। अगेन आंसर क्या जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, टैगमेना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम डायरेक्टली क्वेश्चन है। मैंने लाइव में भी सेम चीज रिपीट की थी, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, क्लास में ही मल्टीपल टाइम हम रिपीट करते हैं इस चीज को कि कॉकरोच और अर्थवर्म एनसीईआरटी एनटीए ने अपने सिलेबस से हटा दिया कि नीट के सिलेबस में नहीं है, बट दोज आर मेंशन्ड अंडर द फाइलम्स लाइक आर्थ्रोपोडॉन एनालिड्स। तो वहां उन्हें पढ़ाया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं कि इस सिलेबस में है, और हर साल आपको इसमें से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिलता ही मिलता है। हियर द क्वेश्चन कि टैगमेना कॉकरोच में कहां से अराइज होते हैं। डायरेक्टली इसका डायग्राम में भी आप देख पाओगे और आपको लैंग्वेज में भी मिलेगा कि टैगमेनास are arise from mesothorax of the cockroach। तो आंसर इज 4। आगे देखते हैं, अगेन AR क्वेश्चन है, all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate।
सही बात है कि सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं, पर सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट। अब देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट हम इससे इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहां जो रीजन है, रीजन कैन नॉट एक्सप्लेन द असर्शन प्रॉपर्ली, कि ऐसा क्यों है ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही है बट ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 वाज द आंसर, कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 165 का आंसर हो जाएगा आपके लिए 4। आगे देखते हैं। नाइट्रोजीनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पैलेट और पेस्ट का मतलब क्या है, कि वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ सॉलिड और सेमी सॉलिड। तो अब ऐसा कौन सा वेस्ट है जो सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज होता है, या हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिलीज होता है। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो इस फॉर्म में रिलीज होता है। और अगर आपको इस क्वेश्चन से ये समझ में आ गया कि दे वर टॉकिंग अबाउट यूरिक एसिड, अब आप आंसर कर सकते हो कि यूरिक एसिड किसका वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये आर्थ्रोपोड का होता है, ये बर्ड्स का भी होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, पावो। पावो का मतलब क्या होता है, पिकॉक या मोर, इसलिए ये बर्ड है और इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। A dehydration reaction linked to the glucose molecule to produce maltose. The formula of glucose is C6H12O6. Then what is the formula of maltose? Maltose एक डाइसैकेराइड है। और क्या होता है कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में पॉलीमर बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं, तो उनसे एक छोटा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। Here the molecule is water. तो अब इससे एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, या फिर इतना नहीं भी सोचोगे तो माल्टोस का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है, आप टिक कर सकते हो, C12H22O11। नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस H2O, यू विल बी गेटिंग द सेम फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है मियोसिस के केस में। हम पढ़ चुके हैं, अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था मियोसिस में क्या होता है, 2 स्टेजेस होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब पढ़ते हैं। पेयरिंग एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1। डेफिनेटली ऐसा होता है, सही बात है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द एंड ऑफ मियोसिस 2। बिल्कुल बनती है, 4 सेल बनती है एक से। There are 2 stages in meiosis 1 and 2। सही बात है। अब देखो, DNA replication occurs in S phase, यहां तक ये स्टेटमेंट सही था, बट नॉट इन अ meiosis 2, इट इज डन इन द meiosis 1। फेज 1 में होता है, इसीलिए ये गलत है और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था। ऑप्शन नंबर 4 वाज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अ ह्यूमन बीइंग इन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे ये नहीं बोला है कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितनी ऑक्सीजन जाती है, उन्होंने ये बोला है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कितनी ऑक्सीजन टिश्यू तक जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 100 ml ब्लड है वो टोटल कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है, अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, और इसका अप्रोक्सीमेटली 25% और हम बोल सकते हैं 1/4 जो होता है वो टिश्यू को डिलीवर होता है। तो कितना होगा, 5 ml। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अब इंफॉर्मेटिव चीज है, अगर आपको डायरेक्टली भी याद है तो यू कैन डायरेक्टली टिक द आंसर कि 5 ml डिलीवर करता है। किसी को नहीं पता, बट ये रीजनिंग अगर पता है, जो मैं क्लास में हमेशा डिस्कस करता हूं, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते थे बाय डूइंग दिस 1/4 ट्रिक। चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज The release of sperm into seminiferous tubule is called spermiation. Definitely जब sperm store होने के लिए जाते हैं मैच्योरेशन के बाद में, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है दिस इज spermiation। ठीक है, सही बात है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। Spermiogenesis is the process of formation of sperm from the spermatogonia। अब spermiogenesis में क्या होता है, देखो spermiogenesis में पहले स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बनते हैं। पूरे प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस भी इसे बोला जाता है। अब यहां पे एक कंडीशन आती है कि स्पर्मियोजेनेसिस को कई जगह रेफर किया जाता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का मैचुरेशन, और कई जगह हम स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस को एक कॉमन मान लेते हैं कि डायरेक्टली वहां से और मैच्योर स्पर्म का बनना। तो यहां पे हम एनसीईआरटी की लाइन को कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हम स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं। अदरवाइज हम इस केस में एनटीए के आंसर की का वेट करेंगे कि क्या वो इस चीज को सही मानते हैं या नहीं मानते, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और यहां उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सही है। इसलिए हमने जो आंसर दिया है वो दिया है कि दोनों स्टेटमेंट आपके सही थे। इस क्वेश्चन में एनटीए के कॉल का वेट करेंगे कि वो एनसीईआरटी की लाइन को सही मान रहे हैं या फिर वो एक्चुअल जो फैक्ट है उसको सही मान रहे हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement is ascending order is the correct in case of animals? Animal के केस में क्या होता है? डायरेक्टली स्टेटमेंट है कि आपके पास क्या होता है? किंगडम, किंगडम के बाद में फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन आपके पास में फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ डायरेक्ट ऑप्शन, बस आपको यही टिक करना था। और वैसे भी ऐसा ही था कि किंगडम के बाद फाइलम सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा था, बाकी अब नहीं भी देखते तो भी चलता। तो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। Identify the microorganism which is responsible for production of an immunosuppressive molecule cyclosporin A। एनसीईआरटी में चीज नहीं थी, बट मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड आपको नहीं रहना है। एनसीईआरटी इज द टेक्स्ट बुक के मोर देन 90% पेपर वहां से आएगा, बट अगर एनसीईआरटी पे डिपेंड रहते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ फैक्ट छूट जाते हैं या फिर हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, तो इसके जैसे लेंदी पेपर में हम पेपर छोड़ के आते हैं। और कई स्टूडेंट के साथ भी एक्चुअली ऐसा हुआ है कि पेपर छूट गया, बायो में बहुत ज्यादा टाइम लग गया तो केमिस्ट्री छूट गई, केमिस्ट्री में टाइम दे दिया तो बायो छूट गई, या फिर फिजिक्स छूट गई। वेल, देखते हैं इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट बनाने वाली कौन सी एक फंगस होती है। दिस इज द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं। लिपस लूप या लिपेज लूप इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, एंड दिस इज द फर्स्ट जनरेशन आईयूडी। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन आईयूडी है। और फर्स्ट जनरेशन आईयूडी वाज simple, they are mechanical devices, they didn't secrete any chemical, they didn't secrete any hormone or they didn't release any metal ion। तो कोई भी ऐसा नहीं था। तो सिंपल ये क्या था, दे वर नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। तो ये फर्स्ट जनरेशन आईयूडी थी लिपस लूप, इसलिए हमने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। The length of DNA molecule is 1.1 meter. What will be the approximate number of the base pair? यहां आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो 1 मीटर लेंथ डीएनए होता है उसमें जो नंबर होता है बेस पेयर का वो होता है 3 बिलियन, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसे 3 × 10⁹। यहां पे आपके पास डीएनए की लेंथ कितनी है 1.1, अब मल्टीप्लाई करके तो क्या आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 3.3। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। डेट्रिटिवोरस ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू द स्मॉल पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। कई लोगों ने गलत किया है, बहुत इजी क्वेश्चन था। उन्होंने बस ये देखा कि डेट्रिटिवोरस है, ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे, डीकंपोजिशन बोल देंगे। नहीं, उन्होंने डेट्रिटस ऑलरेडी बना दिया है, यानी डीकंपोजिशन तो उसका हो चुका है। अब डेट्रिटस का वो और फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और किसी भी लार्जर पार्टिकल का स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। इसलिए इसका आंसर गया है फ्रेगमेंटेशन। तो 175 में बस आपको ध्यान देना था और ऑप्शन बहुत इजी थे। आगे चलते हैं और देखते हैं 176 पे। Which of the following is not the connective tissue? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है। कंफ्यूजन की कोई खास इसमें स्पेस था नहीं, बट फिर भी लोगों को कंफ्यूजन रहा इसमें और इसमें। ये तो पता है कि आपको कार्टिलेज है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। न्यूरोग्लायल सेल कई लोगों को नहीं पता था, तो न्यूरोग्लायल सेल क्या होती है, आपके ब्रेन में मिलने वाले कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं न्यूरोग्लायल सेल। और यहां पे एडिपोज टिश्यू वाज द एब्सोल्यूट चॉइस फॉर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मैंने लाइफ में भी इस चीज को डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर अ डिजीज एंड इट्स सिम्टम। देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन को बहुत थोड़ा सा पढ़ा है और सीधे आंसर देख के टिक कर दिया, आपको सीधा ऑप्शन मिल जाएगा। बट अगर आपने इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा और अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, तब आप डेफिनेटली इसको गलत कर सकते थे। क्यों? जैसे किसी ने सीधे सीधे से बस ये पढ़ लिया कि आर्थराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, और अगर आपने इतना सा पढ़ा और देख के टिक कर दिया, आपको ऑप्शन सही मिल गया। कंफ्यूजन कहां से था, देखो यहां से था। Myasthenia gravis is a genetic disorder resulting in the weakening and paralysis of skeletal muscle। बहुत सही बात लग रही है, यही होता है। गलती क्या है, दिस इज नॉट a genetic disorder, this is an autoimmune disease, इसलिए ये लाइन गलत है। आगे पढ़ते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग द प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, ये भी सही लग रही है। गलती क्या है, ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये ऑटोइम्यून नहीं है, ये जेनेटिक है। तो इन्होंने इसका इसमें कर दिया और इसका टाइप इसमें कर दिया, इसलिए दोनों गलत हो गए। और टिटेनी हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पाज्म, ये गलत हो गया, बिकॉज ये लो कैल्शियम लेवल की वजह से होता है, हाई की वजह से नहीं होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया था, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता होना चाहिए एक सेल ऑर्गेनल है, और सेल ऑर्गेनल किस में मिलते हैं प्राइमरीली? ये मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर लैकिंग ऑफ सेल ऑर्गेनल, और पहला ऑप्शन क्या है? इन प्रोकैरियोट ओनली RER आर प्रेजेंट, यानी रफ ER प्रेजेंट होती है, उनमें RER क्या कोई सी भी ER प्रेजेंट नहीं होती, बिकॉज दे लैक सेल ऑर्गेनल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। तो आंसर डायरेक्टली आपका चला गया ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन भी आप चेक करेंगे तो दे आर डेफिनेटली ट्रू। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी का हर साल आता है, स्किड के नाम से आता है, कभी किसी नाम से आता है, बट इससे क्वेश्चन फिक्स है कि हमेशा आता ही आता है। इन अ जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, बिकॉज इस कंडीशन में होता क्या है कि आपकी एडिनोसिन डीअमाइनेज की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन म्यूटेशन। तो आपकी बॉडी में अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो आपकी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाएंगे और आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट कम रहेंगे। द पेशेंट इज लैकिंग लिम्फोसाइट्स, हेंस इट इज हैविंग लोअर इम्यूनिटी। तो हम क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर सेल्स बनाते हैं और बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बट वो सेल का एक लाइफ स्पान होता है, वो लाइफ स्पान खत्म होती है, वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। नाउ अगेन इन द बॉडी देयर द डेफिशिएंसी ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करते हैं नई सेल्स। क्यों? क्योंकि वो सेल आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकती या वो इनफाइनाइट टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए हमें बार बार रिपीटेडली इन्फ्यूजन करना पड़ता है। इसका रीजन ढूंढते हैं तो आप यहां देखेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल, एंड दिस इज डेफिनेटली ट्रू। इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है, बट आप समझ सकते हो चीज कि वो इमॉर्टल नहीं है, और इमॉर्टल नहीं है तो एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और तब आपको रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज 2। आगे चलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन where the more individuals acquire specific character value other than the mean character value leads to, इसका एक ग्राफ बनाते हैं। आपको सिलेक्शन का ग्राफ पता है कि ये आपका एक सिलेक्शन का ग्राफ है, ये आपकी मीन वैल्यू थी जिसे मैक्सिमम इंडिविजुअल एक्वायर कर रहे थे। अब ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम इंडिविजुअल जो है वो एक डिफरेंट वैल्यू को एक्वायर कर रहे हैं देन मीन वैल्यू। तो ये ग्राफ कैसा होगा अगर हम बनाएंगे, तो अगर हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं, या तो उससे कम वैल्यू को एक्वायर कर लेंगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, या वो हायर वैल्यू को एक्वायर कर लेंगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और दोनों ही केस में क्या था, और अगर हम पुराना वाला ग्राफ देखेंगे तो वो कैसा था, जिसको मैं डैश फॉर्म में यहां पे बना रहा हूं, वो ऐसा था। तो या तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया या ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया। इस दोनों ही केस में हम इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो यहां पे क्या होगा कि इस फिनोमिना में हो क्या रहा है, डायरेक्शनल चेंज। तो आंसर क्या जाएगा इसके लिए, डायरेक्शनल सिलेक्शन और द डायरेक्शनल चेंज। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Restriction endonuclease enzyme recognize specific sequence to cut DNA known as the palindromic nucleotide sequence। सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगेन ये जो स्टेटमेंट है, restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of palindromic site, और ये जो आपका स्टेटमेंट है ये एक्चुअली एनसीईआरटी की रिटन लाइन है। आपको एनसीईआरटी में राइट साइड के पेज पे मिल भी जाएगी इस सेगमेंट में लिखी हुई, तो डायरेक्टली लाइन वहां से उन्होंने पिक की है। दिस इज डेफिनेटली ट्रू, इसीलिए आपके जो दोनों स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। इन 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक। तो आपको क्या पता लगा, आपके पास 80 ड्रोसोफिला थी जिनमें से 8 की डेथ हो गई। तो आपको क्या बताना है, डेथ रेट बतानी है ड्रोसोफिला की। तो डेफिनेटली आप करते क्या हो, नंबर ऑफ डेड इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल, और यहां से आपको आ जाती है डेथ रेट। तो आप निकालोगे तो कितना का सिंपल कैलकुलेशन है, हियर इज द आंसर 0.1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉप एंड गिजर्ड मिलते किस में है, ये मिलते हैं बर्ड्स में, एव्स में। अब आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे, सेट ऑफ बर्ड्स। अब कई लोगों को कंफ्यूजन ये था कि नाम नहीं याद आ रहे थे, वैसे डायरेक्टली ऑप्शन है पावो इज अ पिकॉक, पेस्टुला एंड कॉर्वस। क्या है, ये सारे के सारे बर्ड्स है, तो आंसर तो सीधा था इसका 2। बट अगर आपको कंफ्यूजन होता है, या फर्दर जो लोग इसको अब एग्जाम देंगे और वो फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको क्या समझने की जरूरत है कि हर बार जरूरी नहीं आपको सीधा ऑप्शन ध्यान आए, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। आपको पता है कि कटला इज अ फिश, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब ये एव्स नहीं है। कैमेलियन इज अ, जिसको आप गिरगिट बोलते हो, ये वो है, ये रेप्टाइल है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। बूफो या बंगारस, ये बूफो इज अ फ्रॉग एंड बंगारस इज अ रेप्टाइल, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो कि यहां पे हमें सेट ऑफ बर्ड ढूंढना था, जो कि है ऑप्शन नंबर 2।
आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलियम क्या है। पेनिसिलियम इज अ फंगस, और पेनिसिलियम नोटेटम वही फंगस थी जिसे फर्स्ट एंटीबायोटिक आपने डिस्कवर भी की थी। तो हेयर इज द लिंक कि पेनिसिलियम क्या है, एक फंगस है, और किसी भी फंगस में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं। तो इसीलिए आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का, बिकॉज इट इज अ फंगस, तो आंसर विल बी द 4, कोनिडिया। आगे चलते हैं, Which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, वन इज कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकंड इज द एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहां से होता है, नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, और ये ट्यूब वाला पार्ट है, इनकी वॉल थिक होती है, इनका काम क्या है, एनवायरमेंट से एयर को अंदर लेना, उसे बॉडी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना और उसे एक्सचेंज जोन तक भेजना। इस काम में क्या क्या होता है, आपका टेम्परेचर है उसे बॉडी टेम्परेचर पर लाया जाता है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और क्या होता है, इनहेल्ड पार्टिकल को क्लैरिफाई रिमूव किया जाता है बाय मेकिंग म्यूकस प्लग्स, और उसे ह्यूमिडिफाई भी कर देता है अगर एयर ड्राई है तो। ये क्या नहीं करता है, प्रोवाइड द सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, और ये किसका फीचर है, ये एक्सचेंज पार्ट का फीचर है, ना कि कंडक्टिंग पार्ट का। तो इसके लिए आंसर क्या गया था, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब आपको इसमें इनकरेक्ट ढूंढने हैं। तो होमोलॉजी इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री, डेफिनेटली ये कॉमन एंसेस्टर है, यहां से आपके दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अराइज हो गए, इवॉल्व हो गए, दोनों डिफरेंट फीचर शेयर कर रहे हैं, या दोनों डिफरेंट फीचर कैरी कर रहे हैं, नॉट शेयर कर रहे हैं, और इनका एक कॉमन एंसेस्टर था। मतलब इस तरीके से मैं हमेशा बोलता हूं ये कोड था, यहां से आपके पास में अलग अलग वेराइटीज निकल गई, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोलोगस ऑर्गेनिज्म। सही बात है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन क्या है, एक बर्ड है। डॉल्फिन्स, डॉल्फिन क्या है, एक मैमल है। इन दोनों के पास आपको क्या मिलता है, फ्लिपर्स मिलते हैं जो कि स्विमिंग में काम आते हैं। क्या ये होमोलॉजी का एग्जांपल है, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट ओरिजिन एंड दे आर शेयरिंग अ कॉमन कैरेक्टर। तो ये एग्जांपल है एनालॉजी का, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ेंगे, सिंपल आंसर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसका फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन ये था कि जब भी आपके बॉडी में या ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल के साथ में ये उसे नॉर्मलाइज करने के लिए जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हो सकते हैं वहां से कैल्शियम लेकर आता है। जैसे यूरिन में अगर वो रिलीज हो रहा है तो उसे रीअब्जॉर्ब करवाएगा, जीआईटी में अगर वो आ रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, बोन से रिजॉर्ब करके ब्लड में लाके डाल देगा। द ओनली गोल ऑफ पैराथायरॉयड इज टू मेंटेन द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड व्हेन इट इज डिक्रीज्ड। तब ऑप्शन पढ़ते हैं, देखो कैल्शियम लेवल ब्लड में ये बढ़ाएगा, बिल्कुल बात है बढ़ाएगा, पर यहां पे इसमें थोड़ा सा ये कम था कि ये डिक्रीज करता है। स्लाइड में ये मिस हो गया लिखना, तो डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड ये गलत है, मतलब आपको इनकरेक्ट ढूंढना था ना, तो आपके लिए आंसर हो जाएगा बी। चलो एक तो हम टिक करके रख लेते हैं। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन डिसॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है, करता है, इसलिए हम इसको चूज नहीं करेंगे। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूबुल, ये भी सही बात है, इसलिए हम इसे चूज नहीं करेंगे यहां पे। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये गलत बात है, गलत बात है, मतलब इसको हम अपने ऑप्शन के लिए चूज करेंगे। इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका कोई रोल नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, BDE was the correct option। तो सेट ऑफ द BDE was the correct option, और इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 188 पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिनेप्स। सिनेप्स के बारे में हमें बताना, आपको पता है कि दो तरह के सिनेप्स होते हैं बॉडी में। एक होता है डिस्टेंस सिनेप्स, एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन के बीच में गैप है, और क्या होता है कि इस न्यूरॉन से जब कोई सिग्नल आता है तो यहां से केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। वो केमिकल रिलीज होकर इससे बाइंड हो जाता है और इसे स्टिमुलेट कर देता है, फर्दर इंपल्स का ट्रांसमिशन आगे हो जाता है, तो ये कहलाता है केमिकल सिनेप्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल सिनेप्स यूजेस न्यूरोट्रांसमीटर, सही स्टेटमेंट है। Impulse transmission across the chemical synapse is always faster than the electrical synapse. This is not true because electrical synapse are overlapped or the joint synapse. यहां से करंट आता है, बिना रुके सीधे आगे चला जाता है, तो this is the faster process। और हमें क्या चूज करना था, गलत स्टेटमेंट चूज करना था, तो here is the wrong answer। बाकी भी आप पढ़ेंगे तो वही है जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो दोनों मेम्ब्रेन है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, अटैच्ड होती है, सही है। An electrical current can flow directly from one neuron to another neuron across the electrical synapse. This is also true because of the option number 3। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 2।
आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस दी हुई है, उनका यूज बताना है। तो डायफ्राम क्या करते हैं, दे कवर द सर्विक्स एंड दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द सर्विक्स। तो क्या हो जाएगा डायफ्राम के लिए, दिस 4। तो डायरेक्टली आपके पास सेट था। और देखो पेपर में स्मार्टली ना पेपर में अप्रोच करना चाहिए। आपको मिल गया ना, ए का ऑप्शन 4 है, तब आप क्या कर सकते हो, इसे हटा सकते हो और इसे हटा सकते हो, दो तो आपने हटा दिए। आपके पास ए का 4 था, ए का 4 था। आगे देख लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करती हैं, आपको पता है कि वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं और इंप्लांटेशन को भी वो इनहिबिट करती हैं। जब हाई सर्कुलेटिंग ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है तो ना वो फर्टिलाइजेशन होने देता है, ना वो इंप्लांटेशन होने देता है। क्लास में हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं, इनहिबिट ओव्यूलेशंस एंड इंप्लांटेशन। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो बी के लिए आप देखोगे 1 यहां है, यहां भी इन्होंने 1 दे रखा है, जो कि ये गलत है। तो आपको आंसर जैसे बी का 1 है, ये कुछ टाइपिंग में एरर इसमें हो गई है, तो वी विल रेक्टिफाई दिस। अभी अपन देख लेते। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 1, इसका 4 एंड इसका 1। आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रा यूटेरन डिवाइसेस क्या करती हैं, ये जो अगर फॉरेन डिवाइसेस आपकी यूट्रस में होती हैं तो ये एक तरीके से WBC को अट्रैक्ट करती हैं टू रिमूव इट आउट। अब ये IUD को तो रिमूव नहीं कर सकती, तो यहां पे जो स्पर्म आते हैं वो भी एक तरीके से फॉरेन पार्टिकल है। तो जैसे ही वो WBC के कांटेक्ट में आते हैं, WBC उन्हें फैगोसाइट्स कर लेती है। तो उनका फैगोसाइटिस होने की वजह से वो ओवम तक पहुंच नहीं पाते और इस तरीके से यू अचीव द कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड। तो ये हो जाएगा 3। तो अगर हम करेक्ट सीक्वेंस की इसमें बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 1, 2 एंड 3। तो ये होना चाहिए आपका 3। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 189 में आंसर क्या था, 4, एंड ऑर्डर वाज दिस 4 3 4 1 2 3। आगे चलते हैं और देखते हैं 190 क्वेश्चन को। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि जब भी किसी एंटीजन का एक्सपोजर होता है बॉडी में फर्स्ट टाइम, तो बॉडी उसके लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनाती है और हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। अब आप देखोगे एनामेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, डेफिनेटली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। तो ये सही है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, नाउ यू गेट द आंसर, क्योंकि ये होती है डैम स्पेसिफिक, इट इज नॉट नॉन स्पेसिफिक, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने ये लाइव में भी मेंशन किया था कि आई वुड रिकमेंड दिस क्वेश्चन एज टफेस्ट। ठीक है, ये टफेस्ट क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि आपको ये बताना है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में क्या सही है। जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तब आप देखोगे प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, बहुत सही बात है, आपको पता है, इसीलिए इनएक्टिवेटेड भी होता है, पर ये सही स्टेटमेंट है। A peptide and B peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them. सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, ये भी सही है। और देखते हैं, इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग। ये स्टेटमेंट भी सही है, पर क्या इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई लेना देना है, दिस इज अनरिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसीलिए ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट नहीं होता, इसलिए रॉन्ग है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड फंक्शनल फॉर्म, एंड रीजन क्या है, अगेन द प्रेजेंस ऑफ सी पेप्टाइड। तो ये भी एकदम सही ऑप्शन है। Some patient develop allergic reaction to foreign insulin. इंसुलिन की जो आर्टिफिशियल प्रिपरेशंस होती हैं उनके लिए कई लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, बट अगेन दिस इज अनरिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसलिए इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 191 के लिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हुए, A, B एंड D, इसीलिए ये आंसर गया था। अदरवाइज यू कैन गेट कंफ्यूज के सारे ही तो सही है, फिर गलत क्या है, हमें ध्यान ये देना है कि हमें इस सेगमेंट की बात करनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगेन मैच द कॉलम क्वेश्चन है। 192 की बात करते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, इट इज अ स्टोरेज प्रोडक्ट, आपको पता है आपकी बॉडी में इसी फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है, तो 4। ग्लोबुलिन क्या है, इट इज अ प्रोटीन मेड अप इनटू लिवर एंड ये क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, तो यहां पर 3। आगे देखते हैं, स्टीरॉइड्स, ये क्या है, स्टीरॉइड इज अ टाइप ऑफ फैट और ये क्या बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, स्टीरॉयडल हार्मोन आपके पास लाइक सेक्स हार्मोन्स बॉडी में होते हैं। थ्रोम्बिन की बात करते हैं, थ्रोम्बिन क्या है, एक क्लॉटिंग कैस्केड में मिलने वाला क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि एक बायोकैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो इधर ऑप्शन नंबर 2। नाउ यू गेट द करेक्ट ऑर्डर। तो 192 का करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, तो ऑप्शन 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। और यहां हम बात करते हैं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, हम क्या प्रेफर करेंगे कि एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए बिकॉज इट इज सिंपलर टू यूज। अगर मल्टीपल साइट होंगी तो क्या होगा, वो कई जगह से कट हो जाएगा डीएनए आपका जो था, क्लोनिंग वेक्टर जो था, और उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, तब हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि इसमें मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स हों, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये हम नहीं चाहते हैं। और हमें क्या बताना था, नॉट अ डिजायरेबल फीचर, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर गया है ऑप्शन नंबर 2। 10 इकोलाई सेल्स विद N15 डीएनए। अब देखो इन्होंने सबसे पहली स्मार्टनेस तो ये करी कि इस 10 को यहां पे इंग्लिश में लिख दिया, नंबर में नहीं लिखा, तो ये 10 इकोलाई है। और आपसे पूछा है 60 मिनट्स में वो कितने हो जाएंगे, 60 मिनट में आपको कितने ऐसे डीएनए, कितनी इकोलाई सेल मिलेंगी जिनमें N15 नहीं होगा, फ्री फ्रॉम, यानी वो सिर्फ N14 वाली होनी चाहिए। तो आपको पता है कि इकोलाई का मल्टीप्लिकेशन टाइम होता है 20 मिनट्स, और यहां पर इकोलाई की 3 जनरेशन आ जाएंगी। एंड आफ्टर 3 जनरेशन वो कितने हो जाएंगे, 2 पावर n, मतलब कि 2 पावर 3, या फिर आप बोल सकते हो 8 इकोलाई आ जाएंगे अगर हम 1 से स्टार्ट कर दे तो। इस एक में से इकोलाई में N15 वाले स्ट्रैंड कितने रहेंगे, सिर्फ 2 रहेंगे। तो आउट ऑफ 8 में से जो 2 होंगे वो होंगे जिनमें आपको N15 मिलेगा, और जो 6 ऐसे होंगे जिनमें आपको प्योरली N14 मिलेगा। और यहां पर जब आप 1 से स्टार्ट करते हो तो नंबर आता है 6, 10 से स्टार्ट करोगे तो नंबर क्या आ जाएगा, 60 सेल्स, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए 1। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बस ये बताना है इसमें कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। फ्रीली मूव नहीं करता है जॉइंट डायस्टोल के समय। अगर आपके जो जॉइंट डायस्टोल अगर आप कर रहे हो तो आपके जो कस्प है, जो एवी वाल्व है, वो क्लोज्ड है, उनसे लीक होता रहता है, ये नहीं है कि वो ओपन और फ्रीली मूव कर जाएगा, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। इंक्रीज द वेंट्रिकल प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, क्लोजिंग नहीं करते, ओपनिंग करते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये गलत था ही। Atrioventricular node generate the action potential to stimulate the atrial contraction. No, it is generated by साइनो-ऑरिकुलर नोड, या फिर आप बोलोगे एसए नोड, इसलिए ये गलत हो गया। अब पढ़ते, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों साइड की एवी वाल्व ओपन होते हैं, और ब्लड जो होता है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 196 पे। आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और आपको क्रोमोसोम पे जीन्स का ऑर्डर बताना है। और हमेशा मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन में कि स्मार्टली अप्रोच करो। अगर पूरा इनका एक डायग्राम बनाने बैठ जाओगे जीन मैप तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज्यादा रेशो किस में है, जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन है उतना ही दूर वो सिचुएटेड होंगे। सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो ए और डी के बीच में आ रहा है, सबसे दूर लिख दो ए और डी को, यानी टर्मिनल पे होगा ए और दूसरे टर्मिनल पे होगा डी। अब सबसे कम वाला देख लो जो सबसे पास पास होगा, तो आपने देखा ए और सी के बीच में 5% है, और बी और सी के बीच में 15% है, और बी और डी के बीच में 9% है, ठीक है, और ए और बी के बीच में 20% है। तो आप ये देखो कि बी जो है वो डी के पास है, बिकॉज बी और डी के बीच में 9% है और ए और बी के बीच में 20% है, तो हम बी के पास में ये बना देते हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में आपका हो गया 20% और बी और डी के बीच में आपका हो गया 9%। अब एक और बचा सी, प्लेस कर लेते हैं। ए और सी के बीच में 5% है, मतलब ए सी के पास होगा, और आप देखोगे सी और डी के बीच में 24% है, यानी सी डी से दूर होगा, तो डेफिनेटली वो यहीं आएगा। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए सी बी डी, यानी कि आपका जो ऑप्शन था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं 197, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था सीधे सीधे, और अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक तरीके से आपने पढ़ा है ना तो आप जानते हो कि ऑल द प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। एंड यहां पे हम डायरेक्टली देखते हैं साइनोबैक्टीरियाज आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि ये फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर प्रोकैरियोट्स, इसीलिए हम उन्हें मोनेरा में प्लेस कर देते हैं। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया यहां से, ठीक है। अब देखो ये गलत क्यों हो जाएंगे, माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, ये गलत है। स्लाइम मोल्ड्स होते हैं जो सेप्रोफाइटिक होते हैं बट दे आर नॉट प्रोकैरियोट, इसलिए मोनेरा में नहीं आते। बैक्टीरियाज आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, नहीं होते। साइनोबैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक आल्सो, इसीलिए बाकी सारे गलत हैं और ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 198 पे और देखते हैं अगेन दो स्टेटमेंट है। इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट
फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू अ इलेक्ट्रिकल वायर। ये गलत है, बिकॉज स्क्रबर ऐसा नहीं करता, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर ऐसा करता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। 2 पढ़ते हैं, पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 कैन नॉट रिमूव बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। दिस इज द यूज ऑफ एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कि वो इन्हें चार्ज कर देता है और सेपरेट कर देता है, क्योंकि स्क्रबर से तो पास थ्रू से पास होकर निकल जाते हैं, इसीलिए ये सही है। तो आंसर क्या जाएगा? स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे फॉर द जूलॉजी सेगमेंट, एंड दिस इज इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन whose mother was also color blind but what are the chances of her progeny। ये भी एक स्मार्ट क्वेश्चन था और ये बहुत लोगों ने गलत किया। गलत करने का रीजन बिकॉज हमें रटा हुआ था, हमसे क्वेश्चन में ये कंडीशन देके पूछा जाता था कि उसके जितने भी सन होंगे उनमें कलर ब्लाइंडनेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और हम आंसर टिक कर देते हैं डायरेक्टली, हमें याद है। पर देखते हैं, अगर कलर ब्लाइंड फीमेल है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, आपको पता है, तो ये होगा ऐसा फीमेल का जीनोटाइप। फादर के बारे में कुछ नहीं बोला तो वी विल कंसीडर हिम एज नॉर्मल। अब इससे जब प्रोजेनी आएगी तब आप देखोगे कि यहां से एक एक्स क्रोमोसोम आएगा जो डेफिनेटली डिफेक्टिव होगा, यहां से वाई आएगा, तो जितने भी इसके सन आएंगे वो सारे सन 100% कलर ब्लाइंड होंगे। बट फीमेल के केस में क्या होगा, सारी फीमेल्स इसमें कैरियर्स होंगी। बट यहां पे पूछा नहीं है मेल और फीमेल के बारे में, यहां पूछा है प्रोजेनी। दिस इंक्लूड्स बोथ, यानी मेल भी और फीमेल चाइल्ड भी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? 50%, बिकॉज अगर मेल हुए तो कलर ब्लाइंड होंगे, फीमेल हुई तो वो नॉर्मल होगी, इसलिए इसका आंसर 50% गया। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द जूलॉजी सेगमेंट, और इसमें भी अगेन मैसा कॉलम का क्वेश्चन था, आपको एपिथेलियम सीधे सीधे मैच करनी थी। ब्रोंकियोल्स हैव सीलिएटेड एपिथेलियम, ये बात आपको ऑलरेडी पता है, बिकॉज उसमें सीलियास होते हैं जो म्यूकस को बाहर भेजने का काम करते हैं। गॉबलेट सेल्स आर द म्यूकोजल सेल्स, म्यूकोजल ग्लैंड की ये सेल्स है, इसलिए उनमें एपिथेलियम कौन सी मिलेगी, या टिश्यू कौन से मिलेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू मिलेंगे। टेंडन्स आपको पता है द स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट मसल टू द बोन, और ये एक रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसलिए आप इसको सीधे टिक कर सकते हो। और एडिपोज टिश्यूज आर द मॉडिफाइड एरियुलर टिश्यू दैट स्टोर्स फैट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। करेक्ट ऑर्डर आपको यहां से मिल गया। नाउ यू कैन फाइंड द ऑप्शंस 4 2 1। जैसे अगेन ये थोड़ा सा इसमें एरर हो गया, तो अपन क्या बात करेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हम अगर मेंशन करते हैं तो 4 3 1 एंड 2, ये इसका करेक्ट सेट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास 3 में यहां पे था, इसीलिए इसका आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर 3। तो दिस कंक्लूड्स ऑल क्वेश्चन ऑफ द जूलॉजी सेगमेंट। क्वेश्चंस इजी थे बट लेंथी थे, और कुछ क्वेश्चन टफ थे बिकॉज एनालिटिकल थे। तो यहां पे ये डिस्कशन अपना पूरा ओवर होता है। और अगेन आई बिलीव कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में और एक ट्रेंड सेट करने में कि हमें सिर्फ स्टिक होके नहीं रहना है वन वर्ड क्वेश्चंस पे। अब एनटीए रैंडमली जब पैटर्न चेंज करता है तो वो आगे भी चेंज कर सकता है। तो इन क्वेश्चंस को दोबारा से ढंग से आप देखो, एक बार एनालाइज करो, एंड आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा एनालिटिकल वे में एनसीईआरटी से हटके भी हम चीजें समझने की कोशिश करेंगे, तो दैट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल। थैंक यू।